एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको अशोका या इसके पीछे की एंशिएंट हिस्ट्री की लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं मौर्य प्रशासन के बारे में। सबसे पहले मौर्य प्रशासन को देखने से पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे। आज जो हमारा समाज, जो देश, जो अर्थव्यवस्था चल रही हैं, जिस प्रकार आज डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, वो चल रहा है, रन कर रहा है, इसमें पहले के जो राजा हुए, महाराजा हुए या जो सम्राट हुए, इनके प्रशासन, इनकी कार्यप्रणाली, इनके शिक्षा, इनके कार्य क्षमता की किस तरह से प्रभाव पड़ा, ये आपको देखने को मिलेगा। आज जो मौर्य प्रशासन का जो टॉपिक करने वाले हैं, इससे देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि क्या इसका प्रभाव आज भी हमारे समाज पे पड़ा है। ये आप वीडियो के एंड में आप इसका आंसर आप खुद ब खुद दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उनकी मदद किसने करी? तो कौटिल्य उर्फ चाणक्य ने उनकी मदद करी थी। फिर उनके बेटे हुए बिंदुसार और उनके बेटे हुए अशोका द ग्रेट या चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए। फिर इसके बाद क्या हुआ? हमने देखा कि किस प्रकार अशोक ने बेरी घोष छोड़ के धम्म घोष अपनाया। मतलब क्या था यहाँ पे? वह क्रूर अशोक से वह धर्म अशोक बना। किस प्रकार उसके जीवन में मोड़ आए। अब हम देखेंगे कि इतनी बड़ी साम्राज्य, आधुनिक अगर बात नहीं बल्कि अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो इतनी बड़ी साम्राज्य, इतनी केंद्रीकृत साम्राज्य इससे पहले कभी भारत में देखने को मिली ही नहीं थी। तो आखिर इसके पीछे जो इतनी बड़ी साम्राज्य को बनाने का एक राजा और इतना बड़ा देश का साम्राज्य, आज तो मान लेते हैं कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया या फिर जो बांग्लादेश का पार्ट है वो अलग हो गया, पर उस समय भी तो पूरा भारत एक हुआ करता था। उस वक्त की जो आज की जो क्षेत्रफल है वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। पर आखिर इसके पीछे प्रशासन क्या था, इनके पीछे कार्य प्रणाली क्या थी कि इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने मैनेज किया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जो भी मौर्य प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो इसको मैंने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले बात करेंगे हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में, फिर बात करेंगे सेना के बारे में, फिर हम बात करने वाले हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में, और फिर बात करेंगे हम प्रशासनिक, जो प्रांतीय प्रशासन हो जाएंगे, फिर हम बात करेंगे नगरीय प्रशासन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन से शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रशासन में क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि जो राजा होता है वह केंद्र में होता है। असल में अगर मैं बात करूं तो जितनी भी हम प्रशासन या प्रणाली जो पढ़ रहे हैं मौर्य वंश का, इनमें 4 चीज़ों की सबसे अहम भूमिका है। पहली अगर मैं बात करूं तो चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र, दूसरी मेगास्थनीज द्वारा लिखी हुई इंडिका, तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो रुद्रदमन का जो अभिलेख है उसमें इसकी अहम भूमिका है, और चौथी में बात करूँ तो अशोका के द्वारा जो धम्मलेख या जो शिलालेख या जो भी उनके अभिलेख जो निर्माण करवाए गए थे, इन 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है इस प्रणाली, इस कार्य प्रशासन को, मौर्य प्रशासन को समझने के लिए। तो इसमें ये बताया गया कि चाणक्य ने क्या किया, अपने अर्थशास्त्र में के 6ठे जो उसका चैप्टर था उसमें उन्होंने बताया कि सप्तांग सिद्धांत दिया। उस सप्तांग सिद्धांत में उन्होंने बताया क्या? 7 चीज़ें बताई। 7 जो अंग होते हैं, एक राजा के 7 अंग कौन कौन से होते हैं ये उन्होंने बताया। उन्होंने बताया राजा होता है, अमात्य होता है, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्राणी। इन 7 जो सप्तांग सिद्धांत है, इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, जब मैंने मौर्य वंश का पहला लेक्चर लिया हुआ था, इसमें बताया हुआ था। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को रिवॉच कर सकते हैं। पर फिर भी मैं एक ब्रीफ, एक छोटा सा परिचय दे ही देता हूँ। इसमें क्या बताया गया है, इस सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा जो होता है वह पूरे केंद्र का हेड होता है, प्रमुख होता है। सारे अधिकारी उसके नीचे आते हैं। वो अपना राय सुझाव राजा को दे सकते हैं, पर उस पर फैसला लेना या ना लेना वो राजा के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद जो पद आती है वो आता है अमात्य का। अमात्य क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसे राजा के मंत्री हो गए, राजा के जो उसके सलाहकार हो गए, उसके दरबार में जो काम करने वाले जो उसके एक्सपर्ट्स हो गए, ये अमात्य कहलाते थे। फिर कहा गया कि जनपद। जनपद में बताया गया कि अगर राजा है तो उसे जनपद की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब उसकी एक टेरिटरी, एक उसका क्षेत्र भी तो होना चाहिए ना।
जनपद के बाद आता है दुर्ग। दुर्ग क्या है कि राजा को खुद को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए और दुश्मनों से भी खुद को बचाए रखने के लिए, या दुश्मन भी उस पर हमला ना करें, इसलिए उसे एक दुर्ग की, एक फोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फिर बताया गया कोष, कि अगर एक राजा को इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है तो उसे कोष, उसे धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो कहाँ कहाँ से आएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फिर बताया गया सेना। अगर राजा को अपना साम्राज्य विस्तृत रखना है, एक विस्तार में रखना है, तो उसे सेना की भी आवश्यकता पड़ेगी। सेना सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि राजा दूसरे पर आक्रमण कर सके, बल्कि इसलिए भी चाहिए ताकि दूसरे भी उस पर, राजा पे आक्रमण ना कर सके, उसके प्रांत, उसके क्षेत्र पे। फिर आता है मित्रानी। जैसे मैंने बताया था कि राजाओं ने सिर्फ लड़ाई लड़के अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ाया है, उन्होंने कभी कभी दोस्ती, व्यवहारिक संबंध या वैवाहिक संबंध से भी अपने साम्राज्य को बढ़ाया है और विकसित किया है। इसका उदाहरण हमने कई राजाओं का अब तक पिछले वीडियो में देखा था, जैसे कि जो हमारे बिंबिसार थे, उन्होंने क्या किया था, हरेंग वंश के जो संस्थापक थे, उन्होंने वैवाहिक संबंध करके अपना साम्राज्य बढ़ाया था। साथ ही फिर हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पहली बार एक विदेशी वैवाहिक संबंध किया था जब उन्होंने सेल्कस निकोटर को हराया था। फिर अगर मैं बात करूं इन सारी चीज़ों में जो सबसे प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है, उसे हम इतिहास में तीर्थ के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अधिकारी हैं, इससे मौर्य वंश के जो प्रशासनिक काल है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो उसे तीर्थ कहा गया है। फिर अब बात करते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के बारे में हम बात करेंगे। जो अमात्य हैं ना, ये अमात्य में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनमें किनको क्या नाम से जाना गया है, कौटिल्य के जो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है उसके अनुसार से आज हम देखते हैं। उसमें पहला टर्म आता है समाहर्ता। समाहर्ता का होता है राजस्व प्रधान। कहने का क्या मतलब था कि मौर्य काल में धन जो आते थे वो ज़्यादातर 3 चीज़ों से आया करते थे। पहली जो चीज़ें थी वो है राजस्व। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान कुछ उपजाता है, कुछ अगर धन, कृषि हो गया या कुछ भी से अगर कुछ उपज करता है, तो उसे राजा को कुछ ना कुछ राजस्व देना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। दूसरी मैं बात करूँ, कृषि सबसे ज़्यादा उनका राजस्व, उनका जो कोष था या जो उनका धन का था स्रोत था। तीसरी मैं बात करूँ, जो लड़ाई लड़के दूसरे देश को जो कब्जा करते थे और बदले में क्या करते थे, उनके पूरे कोष और पूरे जो संपत्ति थी उस पर कब्ज कर लेते थे। ये भी इनका एक मुख्य स्रोत था अपने कोष और अपने राजस्व को बढ़ाने का। तो राजस्व पर इसके लिए क्या था, एक हेड, राजस्व का एक हेड चाहिए होता था, सुपरिटेंडेंट चाहिए होता था, उसको हम क्या कहते थे, समाहर्ता कहते थे। फिर आता है सन्निधाता। सन्निधाता को समझते हैं, इसको कोषाध्यक्ष कहा गया कि अगर जो राजस्व आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जमा होगा। कहने का ये मतलब है, अगर हम पैसे किसी बैंक में जमा करते हैं तो बैंक भी तो आरबीआई को रिपोर्ट करता है, एक उसकी भी तो ट्रेजरी होती है जहाँ पे सारे पैसे इकट्ठा होते हैं। तो उस पैसे जहाँ पे मान लिया मैंने किसी एक ब्रांच में पैसे जमा किए हैं, बट और उस बैंक के कई सारे ब्रांच हैं, तो वो सारे ब्रांच मिलकर किसी हेड जगह पे तो पैसे जमा करेंगे ना, एक कोष होगा उनका, और उसको देखने के लिए कोई सुपरिटेंडेंट होगा जिसको कहा गया चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, मतलब कोषाध्यक्ष। इसको सन्निधाता कहा गया। फिर कहा गया कि पौर किसे कहा गया, पौर जो होता है नगर का प्रधान होता है। जो नगरक इसे कहते हैं, नगर, प्राचीन इतिहास में मौर्य काल में नगर को नगरक कहा जाता था, तो उस नगर का जो प्रधान होता था उसे पौर कहा गया है इसमें। फिर है अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष को अकाउंटेंट जनरल कहा जाता है। कहने का यहाँ पे है कि जो लिखा पढ़ी करता है, जो भी बही खाता हो गया, जो अकाउंट्स हो गए, उसकी जो देख रेख करता है, उसे क्या कहा गया, अक्षपटलाध्यक्ष, मतलब महालेखाकार के तौर पे उसे जाना गया। फिर है पंड्याध्यक्ष। पंड्याध्यक्ष जो है वो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष है। जो व्यवसाय और वाणिज्य जो होते थे मौर्य काल में, ये वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष को पंड्याध्यक्ष कहा गया। और सीता अध्यक्ष किसे कहा गया, इसे राजकीय विभाग का अध्यक्ष कहा गया। मौर्य काल में क्या गया है, सीता जो शब्द है यह एक राजस्व के तौर पे, एक कर के तौर पे इसे इस्तेमाल किया गया है। तो मानते हैं अगर परीक्षा में कहीं पूछा जाए कि मौर्य काल में जो टैक्स लिए जाते थे वो सीता शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो सीता शब्द जो है, जो राजा की ज़मीन से, राजा की प्रॉपर्टी से जो टैक्स आ रहा है, जो राजस्व आ रहा है, उसे सीता कहा जाता था, सीता कर।
फिर आता है राष्ट्रपाल और कुमार, उससे क्या कहा जाता था, प्रांत का वायसराय के तौर पे इन्हें जाना गया। कहने का क्या मतलब था कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतना केंद्रीकृत और विस्तारित साम्राज्य था, तो छोटे 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 और कुछ प्रांत बनाए गए थे। और किसी भी राजा को डायरेक्ट किसी को राजा नहीं बना दिया जाता। राजा के बेटे को क्या था कि पहले उनको छोटे छोटे प्रांतों के गवर्नर या राज्यपाल बनाए जाते थे, वायसराय बनाए जाते थे। वहाँ पे अगर वो अच्छा करते थे फिर उन्हें राजा बनाया जाता था। यही हमने देखा था अशोका के काल में। अशोका को कहाँ बनाया गया था, जब उसने तक्षशिला का विद्रोह जब शांत कराया था तो उसे उज्जैन का गवर्नर बना दिया गया था। गवर्नर बनने के बाद वो मौर्य साम्राज्य का राजा बना। लगभग करीब वो 4 साल तक गवर्नर रहा। 73 से लेकर अगर बात करो 273 से 269 BC तक वो यहाँ का जो, अगर अशोका की मैं बात कर रहा था तो अशोका उज्जैन का गवर्नर रहा था लगभग 4 साल तक। क्योंकि 269 BC में जब अशोका जब राजा बना तब गवर्नर से राजा बना था, इसलिए वहाँ के जो प्रांत थे उनको कुमार या राष्ट्रपाल के तौर पे जाना गया है। फिर एक आता है प्रदेष्टा और व्यवहारिका। अब क्या है, इतना बड़ा साम्राज्य, कुछ ना कुछ गलतियाँ भी होती होंगी, कुछ ना कुछ अपराध भी होते होंगे। तो इन अपराध को सजा देने के लिए मौर्य काल में 2 कोर्ट, 2 न्यायालय का निर्माण करवाया गया था। इनमें क्या था, 2 तरह में बांटे गए थे। पहला जो न्यायालय था वह व्यवहारिक न्यायालय था, दूसरा क्या था वो क्रिमिनल न्यायालय था। मतलब क्या था, एक जहाँ पे जो मसौदा वाले या फिर जो ज़मीनी विवाद, जो आपसी विवाद होते हैं, उनको देखने के लिए एक अदालत अलग बनाई गई थी, और एक कोई क्राइम हो गया, कोई अपराध हो गया, उसको देखने के लिए एक अदालत अलग बनाई गई थी। और इनको दोनों को अलग अलग नाम दिया गया था। जो हमारा क्रिमिनल जो कोर्ट था, जो क्रिमिनल था, जज जो उसका जो अदालत थी, उसको कहा गया, उसके चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा गया। और उसको नाम दिया गया, उस क्रिमिनल कोर्ट को नाम दिया गया कंटक शोधन न्यायालय। और जहाँ पे फौजदारी वाली अदालत थी, जहाँ पे व्यवहारिक न्यायालय था, उसको नाम दिया गया, उनके चीफ जस्टिस को कहा गया व्यवहारिका या धर्मस्थानीय। और यहाँ पे क्या था, फौजदारी वाली मामले देखा करते थे। अब फिर बताया गया मौर्य प्रशासन के, अब दूसरे भाग पे चलते हैं, जो है सेना। सेना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस मौर्य प्रशासन के काल में रखती थी। इतना बड़े साम्राज्य को मैनेज करना कोई मजाक का काम नहीं होता। तो इस वक्त इतिहास में ये देखने को मिला कि मौर्य काल में नेवी सेना और जो थल आर्मी सेना थी, इन दोनों को देखने को मिला गया। मतलब जल और थल दोनों सेना मौर्य काल में देखने को हमें मिले थे। तो उसमें क्या हुआ कि जो सेनापति था उसको जो सैन्य विभाग का प्रमुख के तौर पे कहा गया। मतलब सेनापति कहने का मतलब हो गया सैन्य विभाग का हेड, प्रमुख, को हम सेनापति के तौर पे जानते थे। मेगास्थनीज के अनुसार कहा गया, क्योंकि अब तक हमने ये पढ़ा था कौटिल्य के, चाणक्य के हिसाब से, और 4 जो है मेजर सोर्स ऑफ, मैंने बताया था, इन पूरे प्रशासन को देखने के जरिया हैं हमारे। अब मेगास्थनीज जो था, इसने भी कुछ अपने मौर्य प्रशासन में सेना के बारे में कुछ चीज़ें बताई। उसने ये बताया कि सेना में कुल 6 समितियाँ थीं और एक समिति में 5 सदस्य थे। मतलब सेना को टोटल 6 कैटेगरी में बांटा गया था, और हर कैटेगरी के लिए 5 सदस्य की टीम बनाई गई थी जो उसको नेतृत्व करते थे और उसकी देखरेख करते थे। और वो 6 समितियाँ कौन कौन सी थी, तो इसके सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, रथ सेना, जल सेना, परिवहन सेना, ये 6 सेना थी। कहा गया था, जब मैंने बताया था, जब मैं महापद्म नंद और जो उनके बेटे हुए धनानंद, इनके बारे में जब मैं बात कर रहा था नंद वंश में, तब मैंने बताया था कि धनानंद के पास काफ़ी विशाल सेना थी। लगभग 2 लाख के आसपास उसके पैदल सेनानी थे। उसके पास हाथियाँ भी थी, घोड़े भी थे, रथ भी थे। पर जब मौर्य साम्राज्य हुआ तो कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख पैदल सेनानी थे, और लगभग 9,000 के आसपास इनके पास क्या थी, घुड़सवार थे, फिर हाथी थे, रथ थे, अलग अलग इनकी कैटेगरियाँ थी। ये मेगास्थनीज के हिसाब से इन सबको, सेना को 6 भागों में, 6 समितियों में बांटा गया था। इस प्रकार की सेना इसमें हुआ करती थी। अब बात करते हैं गुप्तचरों की बात, क्योंकि राजा को ये पता होना चाहिए कि उसके राज दरबार में कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा, कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा,
कोई साजिश तो नहीं की जा रही। इसके लिए राजा ने मौर्य साम्राज्य में 2 तरह के गुप्तचरों को मतलब नियुक्त किया गया था। आज भी देखा जाए, अगर अभी तक जो मैंने बताया, अब तक आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार एक राजा उस वक्त जो मैनेज करता था अपने देश और सम्राट को, उसको आज भी फॉलो किया जा रहा है। आज भी हमारे देश में कई सारे जो खुफिया एजेंसियां होती हैं जो अलग अलग देशों में जा कर के जो अपना देश की सुरक्षा के हिसाब से अपना काम करती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये कुछ पुराने इतिहासों से ही लिया गया है, इसमें कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया खोज नहीं किया गया है। तो मौर्य काल में 2 तरह के गुप्तचर हुआ करते थे। एक वैसे गुप्तचर जो कहीं जा करके उस लोकेलिटी, उस प्रदेश में बस जाते थे एक नागरिक की तरह, और फिर धीरे धीरे वहाँ से सूचना निकाल करके राजा की तरफ पहुँचाते थे। ये आज भी हमें देखने को मिलता है हमारे अपने आर्म्ड फोर्सेस में। और एक गुप्तचर जो भ्रमण करते रहते थे, मतलब आज यहाँ पे हैं, कल वहाँ पे चले गए, अलग अलग विभागों, अलग अलग जगहों पे भ्रमण करते थे। उन दोनों को नाम दिया गया। जो एक जगह पर रहने वाले गुप्तचर थे उनको संस्थान कहा गया, और जो घूमने वाले थे जगह जगह उनको संचारी कहा गया। और इन दोनों गुप्तचरों को मौर्य इतिहास में इन्हें गुध पुरुष या गुध के नाम से, गुधा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं इस मौर्य प्रशासन के तीसरे भाग के बारे में, जिसको मैंने बांटा है प्रांतीय प्रशासन। आखिर हम जानते हैं कि प्रांतीय मतलब प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। काफ़ी विस्तृत साम्राज्य, केंद्रीकृत साम्राज्य मौर्य वंश के वक्त, तो इसको कई भागों में बांटना तो जरूरी है ना, क्योंकि एक राजा पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी तो ले सकता है, पर हर राज्य में क्या, हर उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये राजा के समय पर क्या था, कुछ चीज़ें पहुंचेंगी भी, कुछ नहीं पहुंचेंगी। अगर देश में कोई नागरिक है और हर लोगों का समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा, तो इतनी बड़ी साम्राज्य को मेंटेन करना, चलाना कोई मतलब आसान काम नहीं होता। फिर उसकी राज्य जो होते हैं वो छीनने लगती है। इसलिए मौर्य वंश में कई सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े प्रांत बांट दिए गए थे, और उन प्रांतों की एक राजधानी बनाई गई थी। क्योंकि मौर्य काल में जो मुख्य राजधानी थी वो तो पाटलिपुत्रा थी, पर कुछ प्रांतीय राजधानी भी थी। तो इसमें कुछ प्रांत की बात करेंगे। 5 प्रमुख जो प्रांत हैं। पहला प्रांत है उत्तरापंथ। उत्तरापंथ का क्या मतलब है कि ये भारत के उत्तरी भाग में था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। ठीक है। फिर जाती है दक्षिणापंथ। दक्षिणापंथ जो था वो भारत के दक्षिणी हिस्से में था, और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। फिर आता है कलिंग। कलिंग कहाँ पे पड़ा था? पूर्वी हिस्से में पड़ता था, और इसकी जो राजधानी थी तोसली। असल में जो अशोका ने जब कलिंग पे आक्रमण किया था, तो उसने कलिंग के तोसली क्षेत्र पे आक्रमण किया हुआ था। अब है अवंती। अवंती का आज का नाम उज्जैन भी है, और इसकी राजधानी भी अवंती की कहाँ है? उज्जैन है। तो कहीं कहीं इतिहास में अगर अवंती और उज्जैन लिखते तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही जगह की बात हो रही हैं। फिर आता है प्राशी। प्राशी की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये जो प्राशी है, ये देखा जाए तो एक तरह से पूर्वी और मध्य के बीच में प्रांत पड़ रहा है, और ये पाटलिपुत्र कहाँ पे पड़ रहा है? हमारा बिहार में पड़ रहा है। तो एक तरह से 5 प्रांतों में बांट दिया गया, और इन प्रांतों को अब कहा गया कि 5 जो प्रांत हैं इनको एक नाम दिया गया। प्रांतों के समूह को कहा गया चक्र कहा गया। प्रांतों के जो समूह होते हैं प्रांत, इनको चक्र कहा गया। और हर प्रांत का क्या हुआ? एक जो हेड, एक राजकुमार, एक राष्ट्रपाल, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रांत के वायसराय को क्या कहते थे? राष्ट्रपाल या कुमार कहते थे। तो इनको नियुक्त किया गया। वैसे ही जो प्रांतों के जो चक्र के जो हेड हुए, प्रमुख हुए, उनको राष्ट्रपाल या कुमार कहा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम जिला के बारे में। जो आज हम जिला का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उस वक्त इसे विषय या अहर के तौर पे जाना जाता था, और इसके जिला के हेड को प्रादेशिका के तौर पे जाना गया था। फिर आता है हमारा संग्रहण। संग्रहण का क्या मतलब होता है कि गांव, जो छोटे छोटे गांव जो होते हैं, जिन्हें ग्रामीण कहते हैं, जो गांव की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ग्राम। उसको हेड को क्या बोलते हैं? ग्रामिका बोलते थे। और जो 10 छोटे छोटे गांव मिलकर 10 गांव का समूह बन के संग्रहण कहलाते थे, और इनका हेड कौन होता था? गोप होता था। तो एक कई बार बीपीएससी में पूछा भी गया है कि जो मौर्य वंश के अनुसार 10 गांवों के समूह को क्या नाम से जाना गया है? तो उसे गोप के नाम से जाना जाता है।
तो आज भी देखते हैं, जैसे हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एक गांव हो गया, फिर नगर परिषद आता है, फिर हमारा जो ज़िला आता है, फिर उसके बाद हम बात करें तो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, फिर हमारी स्टेट बनती है, फिर हमारा कंट्री नेशन आता है। सेम वही प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त पे देखने को मिला था। क्या था, ग्राम बना, फिर उसका समूह होकर संग्रह बना, फिर जिला विषय शहर कहा बना हो गया, फिर प्रांत बना, प्रांत के बाद पूरा एक नेशन, एक राज्य बना। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला हमें, प्रांतीय प्रशासन से हमें ये देखने को मिला। अब मैं इसके चौथे भाग की बात करता हूँ, नाम है इसका नगरीय प्रशासन। मेगास्थनीज ने क्या किया, इसमें भी बताया कि इसमें 6 समितियाँ और हर समिति में 5 लोग। यहाँ पे मैंने कहाँ बताया था आप लोगों को कि मेगास्थनीज के हिसाब से आर्मी में भी 6 समिति में 5 लोग का कॉन्सेप्ट था। इसमें भी मेगास्थनीज ने बताया कि नगरीय प्रशासन में भी 6 लोगों की समिति में 6 समितियाँ थीं और हर समिति में 5 सदस्य, मतलब कुल 30 सदस्यों की संख्या इस नगरीय प्रशासन में देखने को मिली। अब इस नगरीय प्रशासन में होता क्या था, ये समितियाँ जो थीं 6 समितियाँ, ये करती क्या थी। जैसे कि एक समिति बनाई गई थी जन्म और मरण का हिसाब रखने के लिए, जब कोई जन्म लेता है या कोई मर गया उसका हिसाब रखने के लिए। एक समिति बनाई गई थी कि फॉरेनर जो आते हैं, विदेशी आते हैं, उनका इंटरटेनमेंट वगैरह करने के लिए। फिर एक समिति बनाई गई थी कि जो टैक्सेस जो कलेक्ट हो रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहे हैं, उनको भी ध्यान देने के लिए शहर क्षेत्र में। कुछ वैसी समितियां बनाई गई कि जो व्यवसाय, जो लोग कुछ सामान खरीद रहे हैं, उन पे भी टैक्स लगाया जाता था। लगभग उनके खरीद का एक का 10वां हिस्सा उनसे टैक्स के तौर पे लिया जाता था। तो ऐसे करके 6 समितियां बनाई गई थी जो नगरीय प्रशासन की देखरेख करती थी। ये पूरा जो था मौर्य प्रशासन हो गया। अब इसमें 2 और अहम चीज़ें आती हैं। पहला आता है अर्थव्यवस्था, फिर आता है समाज। अर्थव्यवस्था किस तरह से ये देखते थे और समाज को किस प्रकार से देखा गया था मौर्य काल के अनुसार। मतलब क्या था कि सब कुछ ठीक है, बट वहाँ के जो लोग थे उनका व्यवहार कैसा था, राजा अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये भी हमें इस मौर्यकालीन प्रशासन में जानने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं मौर्य अर्थव्यवस्था की। सबसे जो मुख्य जो अर्थव्यवस्था का सोर्स था वो था कृषि। तो कृषि पे क्या करते थे राजा, 1/4 से लेकर के और 1/6 1/6 तक वहाँ पे टैक्स लिया जाता था। ये अलग अलग उत्पाद पे अलग अलग निर्भर करता था। और इसके लिए मौर्य प्रशासन ने क्या किया था कि सेतु बंध का निर्माण करवाया था, जिससे सिंचाई की प्रबंध किया जा सके। चूँकि हुआ क्या था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना सूखा और अकाल पड़ा था, तो पलायन कर गए थे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो श्रावण बेलगोला साइड में, भारत के दक्षिणी साइड में, कर्नाटक साइड में पलायन कर गए थे। तो ये ऐसी समस्या दोबारा ना हो, इसके लिए मौर्य काल में क्या किया था, सेतु बांध का निर्माण करवाया गया था। और बदले में क्या किया गया था कि इनसे जो था ना, जो नागरिक थे, जो सिंचाई करते थे, जो खेती करते हैं, इनसे पानी का टैक्स लिया जाता था। मतलब उत्पाद का टैक्स अलग था और पानी का टैक्स अलग लिया जाता था। अगर आप सिंचाई के द्वारा नहरें या जो सेतु बांध है उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनके काल में टैक्स नागरिकों को देना पड़ता था। और इसकी चूँकि जो मैंने बताया कि फैमिन, सूखा और अकाल के लिए जो ये राहत भरे कार्य किए गए थे, इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो प्रमुखतः अगर बात करें तो 2 जगह से इसकी जानकारी मिलती है। पहला है सुघौरा या सोगरा, जो कि गोरखपुर यूपी में एक कॉपर प्लेट का अभिलेख है, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही एक अभिलेख है हमारा जो बोगरा बांग्लादेश में है, वहाँ से अभिलेख, बोगरा बांग्लादेश के अभिलेख से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि मौर्यकालीन में फैमिन और सूखा अकाल से निपटने के लिए कुछ प्रावधान, कुछ नई चीज़ें बनाई गई थी। फिर उस वक्त क्या था, जैसे मैंने बताया, सिंचाई के लिए सेतु बांध का निर्माण किया जाता था और पानी पे टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। फिर उस वक्त आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था। अब ये आंतरिक और बाह्य व्यापार क्या है, मौर्य काल में क्या था कि जो नगरीय क्षेत्र था वो ज़्यादा उन्नत था, कम मुकाबले करें तो अगर ग्रामीण क्षेत्र था। तो ग्रामीण जो लोग उपज करते थे, उस उपज को या जो सामान बनाते थे, जो गुड्स कमोडिटीज़ या जो कलाकृतियाँ जो बनाते थे, उसको शहरी क्षेत्र के एक टोल गेट पे लाते थे और वहाँ पे उसका व्यापार करते थे। तो इसका मतलब यही हुआ। और व्यापार करने का मतलब था व्यापार का 1/10 कर उन्हें राजा को और प्रशासन को देना पड़ता था। अब बात करते हैं कि राजा की ज़मीन से जो आय प्राप्त होता था,
जो मैंने बताया, राजा के पास अगर कोई ज़मीन है, अगर उससे कुछ आय प्राप्त होता था तो उसे सीता कर या सीता कहलाता था। और चूँकि क्या अब तक हमने देखा था कि पहले क्या था, जब वैदिक काल चल रहा था या फिर हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, या फिर अब तक हमने क्या देखा था कि इन सारे कालों में सिक्के का इस्तेमाल व्यापार के लिए नहीं किया जाता। व्यापार का इस्तेमाल बेसिकली देखा जाए तो जो वो एक बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान दे करके उसे व्यापार किया जाता था। पर यहाँ पे हमें देखने को मिला कि चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी व्यापार के लिए। अब हम बात करते हैं मौर्य समाज की। मौर्य समाज में भी यहाँ पे मेगास्थनीज जो यूनानी जो राजदूत था और भारतीय जो थे एक्सपर्ट और जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ कौटिल्य और चाणक्य थे, इन दोनों ने अपनी अपनी मौर्य समाज के ऊपर राय दी और अपनी अपनी पुस्तक में कुछ अलग अलग से चीज़ों को बताया है। मेगास्थनीज ने क्या किया, इन्होंने कहा कि मौर्य समाज में जो बंटवारा हुआ था समाज का, वो जन्म के आधार पे नहीं बल्कि उनके कर्म के और पेशा के आधार पे बंटवारा हुआ और उनको 7 भागों में बांटा गया। और 7 भाग कौन कौन से थे? उनमें दार्शनिक, किसान, सैनिक, कारीगर, सभासद, न्यायाधीश और एक और हुआ करते थे, एक और कोई है जिनका नाम मैं नहीं मिल पाया मुझे, बट ये कुछ होते थे। मतलब क्या था कि कर्म के आधार पे इनका बंटवारा हुआ था। पर जो मेगास्थनीज थे, इन्होंने क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। कर्ण जो कर्म था, वर्ण थे या वर्ग थे, इन तीनों चीज़ों में क्या था, वो कन्फ्यूज हो गए कि इन तीनों चीज़ें क्या अलग हैं या सेम हैं। परंतु जब कौटिल्य ने बात करी तो उन्होंने जो बताया वो चतुर्वर्ण सिस्टम, चतुर्वर्ण जो एक नीति है उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि इन्होंने समाज का भाग 4 भागों में किया और उन्होंने जन्म के आधार पर किया। इन्होंने कर्म के आधार पर किया था मेगास्थनीज ने, और चाणक्य ने 4 भागों में चतुर्वर्ण सिस्टम के आधार पर 4 भागों में मौर्य समाज का विभाजन किया, जिनमें आते थे ब्राह्मण जो कि सबसे ऊंची जाति थी, फिर आते थे क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर आते थे शूद्र। तो इन्होंने 4 भागों में कौटिल्य चाणक्य ने बांट दिया। उस वक्त क्या था, जब मौर्यकालीन चल रहा था, तो परिवारों की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार देखा गया था। जो साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चलता था कि उस वक्त जॉइंट फैमिली रहा करती थी। और मैंने बताया कि नगरीय क्षेत्र जो थे, जो अर्बन क्षेत्र थे, वहाँ पे स्थिति काफ़ी बेहतर थी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। तो कारण क्या था कि जो शहरी क्षेत्र थे ना, वहाँ पे क्राफ्टमैन जो सिलाई बुनाई या जो कलाकृतियाँ थी, वहाँ के लोग काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करते थे शहर के लोग, और इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा काम करते थे, इसलिए वो ज़्यादा डेवलप रहते थे। मौर्य काल में क्या देखने को मिला कि जो ब्राह्मण थे उनका जो मुख्य जो पेशा देखा गया वो शिक्षा या पढ़ाना देखा गया। उनका काम बस पढ़ाना था, और इसके लिए बौद्ध जो मोनास्ट्री होते थे, बौद्ध मोनास्ट्री या जो संस्थाएं होती थी, वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसके लिए कुछ प्रमुख शहरों की अगर मैं प्रांतों की बात करूँ तो अवंती उज्जैन का क्षेत्र, तक्षशिला का क्षेत्र और बनारस का क्षेत्र, ये 3 प्रमुख क्षेत्र मौर्य काल में देखे गए जहाँ पे सबसे उत्तम शिक्षा दी जाती थी वहाँ के नागरिकों की और राजकुमारों की। ये हमें देखने को मिला। फिर मेगास्थनीज ने जो अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, उसके अनुसार उन्हें बताया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, परंतु कौटिल्य चाणक्य थे, इन्होंने इसका उल्टा बताया। इन्होंने कहा नहीं, मौर्य काल में दास प्रथा थी। इन दोनों के अलग अलग जो व्यू थे, जो अपने अपने विचार इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि जो मेगास्थनीज थे वो यूनान के थे। यूनान के अनुसार जिस चीज़ों को वो नौकरशाही मानते थे वो दास प्रथा नहीं बल्कि उसको नौकरशाही मानते थे, पर चाणक्य भारत के हिसाब से उसे दास मानते थे। तो ये चीज़ें देखने को मिली। मौर्यकालीन में क्या हुआ कि समाज में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी पहले से बेहतर हो गई। इसमें हुआ क्या, चूँकि पहले क्या था कि स्त्रियों को सभा में आए मतलब उनको शामिल नहीं किया जाता था, उनको अधिकार नहीं मिलता था। पर मौर्य काल में स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई स्त्रियों की। इसमें क्या किया गया कि स्त्रियों को शादी जब की जाती थी तो उनको कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे, सोना चांदी जेवर वगैरह या कुछ भी। तो वो उन सब को कहा गया, एक नाम दिया गया स्त्री धन।
कि स्त्री धन का जो नाम है ये सबसे पहले हमें मौर्य काल में देखने को मिला। उनमें कहा गया कि जो धन जो गिफ्ट एक औरत को प्राप्त होता है अपने शादी के दौरान, ये सिर्फ स्त्री का और उसी औरत का हक है। यहाँ तक कि इसमें ये बताया गया कि मरने के बाद उसका पति अगर मर जाता है और वो औरत अगर विधवा हो जाती है तो उस पर भी वो उस औरत से उसकी स्त्री धन कोई छीन नहीं सकता, वो उस पर उसी का अधिकार है। और मौर्य काल में यहाँ तक कि जो विधवा औरतें थीं उनको दोबारा शादी करने की अनुमति दी गई है। मतलब यहाँ पे क्या था कि सती प्रथा देखने को नहीं मिला, यहाँ पे जो विधवा औरतें थीं वो दोबारा शादी कर सकती थीं और उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगा। साथ ही साथ फिर ये भी देखा गया कि मौर्य काल में जो ब्राह्मण थे, जो बच्चे थे, इनको ऊपर कोई भी टैक्स या कोई भी कर नहीं लगाया जाता था, ये अलग थे। और एक और चीज़ थी कि चाणक्य ने ये भी बताया कि जो स्त्रियां थीं, जो औरतें थीं, उनको राजा के रक्षक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था। और उनका कौटिल्य का ये मानना था कि औरतें बेहतर जासूस होती हैं मर्दों के मुकाबले, इसलिए जो उस मौर्य कालीन की जो औरतें थीं, जो लेडीज़ थीं, उनको जासूस के तौर पे भी इस्तेमाल किया गया है। पर हर समाज में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं। इनमें एक जो आया टर्म आया वो आया रूपा जीवा। रूपा जीवा कहा गया उन औरतों को जो वैश्याकृति का काम करती थी, उनको मौर्य काल में उन्हें रूपा जीवा के नाम से जाना गया। तो अब तक जो मैंने पॉइंट्स बताएं इनसे आपको क्लियर हुआ होगा कि आज भी जो हमारी प्रशासन है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस प्रकार पहले की चीज़ों से डिपेंड करती है। आज भी सरकार हमसे गुड्स एंड कमोडिटीज़ पे, व्यापार पे टैक्स लिया करती है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? प्राचीन इतिहास से हमें देखने को मिल रहा है। आज भी राजा या जो हमारे राजा ने आज तो मतलब राज जो सिस्टम है नहीं चल रहा, पर आज जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है इसमें भी देखा जा रहा है कि सरकार हमसे वाटर टैक्स लेती है, बिजली टैक्स लेती है, हर चीज़ों पे टैक्स लिया जाता है। आंतरिक और बाह्य व्यापार हमें देखने को मिलता है। टोल पे टैक्स लेना गाड़ियों से या जो सामान की अगल बगल करने का, ये कॉन्सेप्ट आज भी हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। फिर ये भी देखा गया आज भी सिक्के का इस्तेमाल लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। किस प्रकार आज भी हमारे यहाँ दोनों जो जाति का जो कॉन्सेप्ट है, जो समाज को बांटने का जो आधार है, जो वर्ण के हिसाब से चार वो ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये आज भी हमारे समाज में चल रहा है। और कुछ लोग इसको अपने कर्म के अनुसार भी मानते हैं। ठीक है। फिर हमने स्त्रियों की स्थिति जो देखी, ये स्त्री धन जो आज हम स्त्रियों को कुछ गिफ्ट के तौर पे देते हैं, जो स्त्री धन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आज भी हमें देखने को मिलता है। और चूँकि हमारा देश काफ़ी तरक्की कर गया है तो आज महिला जासूस, महिला रक्षक जो नेवी फोर्सेस में हैं या अलग अलग जो विभाग हैं हमारे देश के, वहाँ देखने को मिलती हैं। तो इससे देखा गया कि हमारे देश में पुराने चीज़ों से, पुराने अर्थव्यवस्था, पुराने राजाओं से सीख करके आज हमने एक इतनी बड़ी तरक्की की है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही सिर्फ इतना है कि ये देश महान इसलिए नहीं बना क्योंकि इसमें महान राजा या महान शख्सियत पैदा हुए। ये भारत देश महान इसलिए बना क्योंकि इसमें जो लोग, जो शख्सियत पैदा हुए, इनमें उनकी महान बनने की पूरी गाथा बताई गई है। किस प्रकार उन्होंने अपने सामर्थ्य, अपनी दृढ़ता, अपने संकल्प से इतने बड़ा साम्राज्य विकसित किया और वो सफल भी रहे थे। तो इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे तो अशोक के धम्म, कुछ कला और उनकी जो मौर्य वंश हुआ उसका पतन क्यों हुआ, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।